नमस्कार। हमारे बीच में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी हैं, जो फ़तेहाबाद में आज आए हुए हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए वो लड़ती रहती हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार के अधिकारों की मैडम बात करती हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। फ़तेहाबाद में आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार के अधिकारों की आज आपने सेशन लिया, क्या कुछ रहता है उसमें? अम, महिला आयोग एक ऐसा महकमा है जहां नाम अपने आप में एक परिचय है कि महिलाओं का ऐसा आयोग जहां पर उनके अधिकारों के, उनके दायित्वों की, उनके फ़र्ज़ों की बात की जाए और महिलाएं सुरक्षित हों, आयोग का पहला ये फ़र्ज़ है। फ़तेहाबाद में आज हमारा आना हुआ, एक कड़ी है हमारी। हम पिछले एक साल में 17 ज़िलों में ट्रैवल कर चुके हैं, ये हमारा 18वां ज़िला है और इसी प्रकार हम हरियाणा के पूरे 22-23 जितने भी ज़िले हैं वो कवर कर रहे हैं। हर ज़िले में हम 3-4 प्रोग्राम मुख्य रूप से करते हैं। पहला किसी स्कूल और कॉलेजेस में जाना, वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन सेशन रखना, उनको लॉ, लीगल अवेयरनेस, साइबर क्राइम, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक, उनके फ़र्ज़ों के प्रति जागरूक करना, ये हमारा एक जो है सीरीज़ रहती है कॉलेजेस स्कूल्स में। इसके अतिरिक्त हम एक हेयरिंग सेशन रखते हैं, पूरे ज़िले का किस किस का कोई कंप्लेंट रही, पुलिस के पास पेंडिंग है, पुलिस का सहयोग नहीं मिला या व्यक्ति सही जगह पर नहीं आ पाया, ये सारा हम देखते हैं। तो उस संदर्भ में भी फ़तेहाबाद में आना हुआ, एक आध दिन में हमारी वो हेयरिंग सेशन भी रहेगा। तो मैडम आजकल डिजिटल का युग चल रहा है। जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो डिजिटल में ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं। उसके लिए क्या इंतज़ाम हुआ? देखिए, इसीलिए हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और साइबर क्राइम के प्रति अलर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक सेशन भी हुआ, डीएसपी ने यहाँ पे वो सेशन लिया साइबर क्राइम का, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि क्या-क्या साइबर क्राइम है। 2018 में हरियाणा में ये साइबर क्राइम का जो सेक्शन है वो शुरू हुआ गुरुग्राम से और देखा गया है कि हज़ारों की तादाद में हर महीने साइबर क्राइम के केसेस आते हैं। ज़्यादातर जो लोग इसमें लिप्त हैं वो यंग जनरेशन है, चाहे वो गेम्स के मामले में है, चाहे वो प्रॉन पिक्चर्स के मामले में है, चाहे वो ओटीपीज़ देने के मामले में है या व्हाट्सएप, फेसबुक के फ्रेंडशिप्स के मामले में है। तो इसलिए महिला आयोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट की पिछले 4 महीने से कि हम हर कॉलेज और स्कूल में जाएंगे, अधिकतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएँ, और वहाँ पर हम साइबर क्राइम की नॉलेज देंगे एक एक्सपर्ट को ले जाके। क्योंकि हमारा ये मानना है किसी भी व्यक्ति को एकदम बड़ी उम्र में जो है सिखाना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जो उनको कच्ची उम्र में या कम उम्र में बताने से होता है। तो आज जो बच्चा हमारा 6ठी 7वीं का हमें सुनेगा, साइबर एक्सपर्ट्स की बात को देखेगा, एहसास करेगा, पहचानेगा, वो बच्चा 8वीं 9वीं तक आते आते साइबर के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऐसा बच्चा जो जागरूक हो जाए वो कहीं साइबर क्राइम में फंस सकता है, क्योंकि उसे एक लेसन मिल चुका होगा, नॉलेज हो गई होगी। इसी प्रकार हम कॉलेजेस में गर्ल्स को अवेयर करते हैं कानून के प्रति। हम वर्किंग एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वर्किंग ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में नर्सेस को और ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, उनको एक्सपर्ट करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या है, उससे कैसे बचना है, हो गई है तो क्या फॉलोअप्स करने हैं। तो ये हमारी एक सीरीज़ रहती है। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने चलाई है जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये केंद्र से आया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो पूरे ज़िलों में हमने 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स करने हैं और ये प्रोग्राम स्लम एरिया का है। अधिकतर देखा गया है जो हमारे पास केसेस आते हैं पुलिस के पास या हमारे पास, वो स्लम एरिया के बच्चे चोरी होने का होता है, ख़ास तौर से बेटियां। दोनों माँ बाप लेबर क्लस्टर में काम करते हैं, चले जाते हैं या किसी घरों में काम, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे अकेले घर पे हैं, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उस चीज़ के प्रति हम एक अभियान चलाकर आगे बढ़े। यहाँ पर एक छोटा सा कड़वा सवाल मुझे निकल कर आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस विभाग भी इसके अंदर पूरा सहयोग करता है, परंतु जहाँ तक मैं देखता हूँ महिला थाना बनाया गया है, परंतु जब ऐसा कोई केस निकल कर आता है महिलाओं के लिए, तो जो महिला थाने में जाती हैं तो उनके साथ है ना कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, फ्रेंडली व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि उनको उन महिलाएं पहले से परेशान रहती हैं।
तो उसके लिए कुछ ऐसा आपने कर रखा है कि वो महिलाओं के लिए एक फ्रेंडली मतलब जो उनका रहे भी, उनको अच्छे से मतलब आगे का क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में? देखिए, आपने प्रश्न की शुरुआत की कि कड़वा सवाल। मुझे ऐसे लगता है कड़वाहट हम लोगों के बीच में होनी नहीं चाहिए। पुलिस, प्रोटेक्शन ऑफ़िसर और आयोग, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो महिलाओं के अंदर की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए है। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई कड़वाहट आई है उसको ख़त्म करने के लिए। नो डाउट हर एक का अपना स्वभाव होता है। हर कहीं न कहीं हर महकमे में कोई ना कोई इस तरह का दोषी अधिकारी भी रहता है। लेकिन जब से मैंने जॉइन किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, 2-3 स्थानों पर इस तरह के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई, जिनकी बहुत शिकायत थी। आपने कैथल का एक बहुत फ़ेमस केस देखा होगा, जिसमें एक महिला अधिकारी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो हमने तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड भी किया और उसके साथ जो सख्ती हमने बरतनी थी, वो भी बरती। जी, बिल्कुल। इस तरह से एक आध केस हमारे पास गुरुग्राम का भी आया था महिला अधिकारी के प्रति अच्छा स्वभाव ना रखने का। तो हमने वहाँ पर भी जो भी हमें इंटरनल इंक्वायरी या हमें लिमिट्स रखनी थी वो हमने की। परंतु महिला थाने बने हैं महिलाओं के सहयोग के लिए, और आपके माध्यम से भी मैं महिला पुलिस को एक संदेश देना चाहूँगी कि हम महिलाएं महिलाओं के सहयोग के लिए बनी हैं। यदि हम अपना अलग एक चैप्टर स्टार्ट कर देते, एक अलग एटीट्यूड रखते हैं और सहयोग से हट के बात करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं जवाबदेही वाले हैं। तो ये बात हम ध्यान रखें और आगे सरकार के नुमाइंदे की तरह हम जनता के साथ काम करें। एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगा मैडम। कोई भी पीड़ित रहता है, जब वो हर तरीके से मतलब उसको कहीं स हेल्प नहीं मिल पाती, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? क्या प्रोसेस रहेगा उसका? बहुत इजी हम तक पहुंचने का सिस्टम है। हमारी वेबसाइट है महिला आयोग की, जो कोई भी हमें उस पर ट्रेस कर सकता है। हमारे नंबर्स हैं, ऑफिशियल भी पर्सनल भी। इसके अतिरिक्त हमारी एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे 2 मेल आईडीज़ हैं, महिलाayog@gmail.com, ayogmahila@gmail.com। कोई भी हमें मेल कर सकता है। यदि आप अपनी बात को गुप्त रखना चाहते हैं, हम उसको गुप्त भी रखते हैं। कई बार बच्चियों के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसा उनके साथ व्यवहार कहीं ना कहीं हो जाता है, वो अपनी बात को बाहर नहीं रखना चाहते, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि किसी की आइडेंटिटी आप उजागर ना करें। तो ऐसा करके भी हम पर्सनल हेल्प करते हैं। तो लोग हम तक पहुंचते हैं। पहला फ़र्ज़ पुलिस का है कि वो इस चीज़ को पूरी तरह से संभाले, और पुलिस के साथ साथ हमारे विभाग का भी एक दायित्व है कि हम हर एक की बात को सुनें। एक मैडम और सवाल आ रहा है कि बाल विवाह को लेकर, अभी रिसेंटली मैंने देखा एक केस था कि बाल विवाह को लेकर ना बच्चियों की शादियां हो जाती हैं और पता चलता नहीं है। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है? देखिए, बाल विवाह एक अपराध है, ये कानून कहता है, और कहीं पर बाल विवाह हो रहा है हरियाणा में, उसको रोकना हमारा दायित्व बनता है। अभी पिछले दिनों में गुरुग्राम में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मीटिंग थी, जिसमें लगभग 15 एक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पहुंची, और कहीं पर बाल विवाह हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है वो वहाँ पर जाएं और उस बच्ची को सेव करें। तो ऐसा जब हमारी चर्चा में आया कि हमारी ऑफिसर्स कहीं गई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं परिवार के लोग, 1-2 के साथ मारपीट भी हुई, 1-2 की गाड़ी को भी तोड़ा गया। तो अभी तक ग्रामीण आंचल में हमें लगता था ऐसा है, लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों में भी देखा गया। कई बार आपकी बेटी कुछ ऐसा कार्य कर लेती है तो आप सोचते हैं इसकी जल्दी से शादी कर दो, जान छूटे हमारी। परंतु ये व्यवहार अच्छा नहीं है। जिन परिवारों में इस तरह का व्यवहार करते हैं, अपने बच्चे को आप काउंसिल कर सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स में भेज सकते हैं। परंतु बाल विवाह कोई जो है हल नहीं है, और बच्चा बाद में भी अगर गलती कर ले तो मायके से भी उसका संबंध खराब हो जाता है और ससुराल में भी उसे अच्छा व्यवहार नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने सरपंचों की ड्यूटी लगाई, हमने एरिया के चेयरपर्सन्स की ड्यूटी लगाई, जहाँ परिषद हैं वहाँ के काउंसलर्स की लगाई, कि आपके क्षेत्र में यदि बाल विवाह होता है तो आप उसकी
पूरी निगरानी रखें, पता करें, यदि बावजूद उसके कुछ हो जाता है तो हम आपको भी उसी चैप्टर में लेंगे और जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। मुझे लगता है ऐसा करने से बहुत अलर्टनेस आएगी। आज मैंने डाटा पढ़ा, 11 ज़िलों में 118 बाल विवाह हुए हैं, बावजूद कानून की सख्ती के ये हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ ज़िले रह गए जिनका डाटा अभी क्लियर हमारे पास नहीं पहुंच पाया, उम्मीद करती हूँ कि 50-60 तो और होंगे ही जो हम तक पहुँचे नहीं है केसेस। तो लगभग 150-200 केसेस का हरियाणा में इस तरह से हो जाना, ये एक बहुत चिंता का विषय है जिसके पीछे हमने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। मैडम, आपकी जानकारी मुझे लग रहा है कि सभी दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी कड़ी में एक लास्ट सवाल और मैं लेना चाहूँगा इसके अंदर कि घरेलू हिंसा की बात करते हैं, वास्तव में कई जगह तो वो जायज़ होता है कि महिलाओं को कहीं पीड़ित किया जा रहा है, परंतु बहुत सारे केस ऐसे हैं जब महिलाएं उसका फ़ायदा उठाती हैं, जो उसको अधिकार दिए जा रहे हैं, उसके लिए देखिए, जब महिला आयोग बात करता है तो वो अधिकार के साथ साथ फ़र्ज़ की भी बात करता है, क्योंकि हम अधिकार मांगते हैं लेकिन अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। बहुत सी महिलाओं में एक गलतफ़हमी है कि महिला आयोग है या महिलाओं के अधिकार बने हुए हैं या महिलाओं के लिए कानून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। यदि कोई महिला भी गलत शिकायत करती है, गलत पाई जाती है, तो धारा 182 जिस प्रकार दोषी के लिए लगाई जाती है, पुरुषों के लिए लगाई जाती है, उसी प्रकार महिला को भी उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादातर कॉलेजेस, स्कूल्स में, वर्किंग एरियाज़ में महिलाओं को कहती हूँ कि अगर कहीं पर आपका कहीं रिलेशनशिप है, दोस्ती है, पारिवारिक कुछ है और आप उसको बाद में उसका इस तरह से रूप देती हैं, गलत करती हैं, तो फिर आपके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। इसलिए बहुत सतर्क रहें, सजग रहें, जेन्युइन बात को करें, कहीं पर भी गलत इल्ज़ाम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अभी आप सुन रहे थे हरियाणा राज्य महिला आयोग की श्रीमती रेणु भाटिया जी को, जिन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के मामले में महिलाएं जिस प्रकार से अपने अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, उनको वहां पर अपने फ़र्ज को भी नहीं भूलना चाहिए। और साथ में ये बताया कि जिस प्रकार पुरुषों के ऊपर धारा 182 लगती है, उसी प्रकार महिलाओं के ऊपर भी यदि वो नाजायज़ अधिकार का फ़ायदा उठाती है तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुकेश बंसल, कैमरामैन मोहन जोगना के साथ, हरियाणा की गूंज।